Hello student, to continue with retirement of partner, हम लास्ट क्लास तक सीख चुके हैं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है और जो भी जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में पड़े होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है। उसके बाद गुडविल कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने रिटायरमेंट में सीखा था कि गुडविल के ट्रीटमेंट में सिर्फ एक ही एंट्री होती है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं और आउटगोइंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाता है गेनिंग रेशियो में। अब हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाएगा। आज के लेक्चर का मेन थीम यही रहेगा कि हाउ टू क्लोज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट भी हम आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज कैसे किया जाता है। से लास्ट लेक्चर के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए कि ये मिस्टर वरुण जिनके कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं, इनको हमें क्लोज करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 57,000 है और डेबिट साइड का टोटल 8,000 है। तो दैट मीन 57,000 माइनस 8,000 49,000 मिस्टर वरुण को देना ड्यू है। अब पहले टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि क्वेश्चन में सफिशिएंट कैश बैलेंस अवेलेबल है, तो क्वेश्चन अक्सर कह देता है कि वरुण को इमीडिएटली पे कर दीजिए। इवन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और हमारे पास सफिशिएंट कैश बैलेंस है, सफिशिएंट मीन सफिशिएंट टू पे वरुण, मीन वरुण को जितना पैसा देना है उससे ज्यादा कैश हमारे पास है। से इस क्वेश्चन में हमारे पास 51,000 रुपीज हैं एंड हाउ मच वी हैव टू पे टू वरुण, दैट इज ओनली 49,000। तो इस केस में हम इसका कैपिटल अकाउंट टू कैश 49,000 एंड यहां पर बाय वरुण's कैपिटल 49,000 करके क्लोज कर देंगे। मीन व्हेन सफिशिएंट बैलेंस ऑफ कैश इज अवेलेबल, तो इट इज एडवाइजेबल टू क्लोज द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पेइंग हिम। उसको पैसे देकर घर भेज दीजिए कि भी आपके इतने पैसे बनते हैं, ये ले लीजिए। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही कम होती है कि इतना पैसा अवेलेबल है कि हमें आउटगोइंग पार्टनर्स को देना है। और वैसे भी बिजनेस में कैश की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये टाइप 1 था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है और ये लिखा हुआ क्वेश्चन में सफिशिएंट कैश बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इट इज बेटर कि हम उसको पे करके उसका अकाउंट क्लोज कर दें। लेकिन अगर सफिशिएंट कैश बैलेंस नहीं अवेलेबल है, इट इज नॉट अवेलेबल, तो से 49,000 देना है लेकिन कैश में सिर्फ 12,000 पड़ा हुआ है, देना है 49,000। तो यहां हम उसका सारा का सारा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सारा का सारा बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हम अपनी मर्जी से उसको कोई पार्ट पेमेंट नहीं करेंगे। आगे ऐसे टाइप आने वाले हैं जिसमें वो खुद क्वेश्चन कह देगा कि चलिए ऐसा है 49,000 में से कुछ पैसा से 9,000 रुपीज तो अभी दे दीजिए, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है, या क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर टू वरुण's लोन अकाउंट 49,000 आएगा और दोनों साइड का टोटल बराबर करके हम इसका कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। एंड ऑब्वियसली वरुण का लोन अकाउंट
अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा कि हमने वरुण को इतने पैसे देने हैं ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल नहीं, बिकॉज ही इज नो मोर आवर पार्टनर। अब हमारे पास वरुण का लोन अकाउंट है और हमें उसको पे करना है। अब ये सिचुएशन समझिए कि न्यू पार्टनर कहता है मुझे तो अपना बैलेंस इमीडिएटली चाहिए, क्योंकि मेनी टाइम रिटायरमेंट का रीजन होता है आपस में झगड़ा हो गया। तो रिटायरिंग पार्टनर कहता है कि मुझे तो आज ही अपना पैसा चाहिए, और क्वेश्चन में जो बैलेंस है बैंक का या कैश का वो इतना नहीं है कि उसको पे किया जा सके, से 5,000 रुपीज है। तो इसके साथ क्वेश्चन आपको खुद इंस्ट्रक्ट करेगा। क्वेश्चन कहता है कि वरुण इज टू बी पेड इमीडिएटली। पहली बात तो यह है कि उसको पे तो करना ही करना है, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर पैसे नहीं है तो पे कैसे करना है। तो क्वेश्चन आपको खुद डायरेक्ट करेगा। तो वो कह सकता है एक लोन लेना है बैंक से और वरुण को पे कर देना है। लेकिन यहां बड़े ही ध्यान से समझने वाली कुछ चीजें हैं कि कितना लोन लेना है। आप कहेंगे वरुण को पे करने के लिए लोन लेना है तो जितना वरुण की कैपिटल का बैलेंस है उतना लोन लेना है। लेकिन कई बार ये तीनों ऑप्शंस को पढ़ते हैं और फिर तीनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वरुण इज टू बी पेड इमीडिएटली एंड फॉर दिस पर्पज अ लोन इज टू बी टेकन फ्रॉम बैंक, या लिखा है वरुण इज टू बी पेड इमीडिएटली एंड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोन इज टू बी टेकन फ्रॉम बैंक, या ये लिखा है कि a sufficient amount of loan is to be taken from bank in such a manner to leave a balance of some account, कुछ भी से 3,000 रुपये हमें कैश या बैंक अकाउंट में छोड़ने भी हैं। तो अब इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से डील करना है, इनको एक एक करके हम सीखना शुरू करते हैं। देखिए ये वाली बात पक्की है कि हमने वरुण को 49,000 इमीडिएटली पे करने हैं, ये वाली बात पक्की है। तो चलिए पहला केस लेते हैं जब लिखा एक लोन लेना है। इसका मतलब क्लियरली ये है कि जितना पैसा हमने वरुण को देना है उतना लोन ले लीजिए। अगर हमारे पास कुछ भी पैसा हमारे बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में पड़ा है 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, वो हमें बिजनेस के लिए जरूरी है और वरुण को पे करने के लिए जितना अमाउंट उसकी कैपिटल अकाउंट का है वो सारा लोन ले लेते हैं। तो हम ये केस ए पढ़ते हैं, किस तरीके से करेंगे कि जब न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल इमीडिएटली डिमांड करता है लेकिन 49,000 चाहिए हैं सिर्फ 26,000। तो क्वेश्चन में सफिशिएंट वर्ड नहीं लिखा होने की वजह से ये कहता है कि हमें बैंक से लोन लेना है। तो चलिए ये देखते हैं हमने 49,000 की पेमेंट इमीडिएटली इसको कर देनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा कि इमीडिएटली पे करना है। ही डिमांड इज कैपिटल बैलेंस इमीडिएटली, हमें इमीडिएटली उसको पे करना है। तो हम 49,000 की पेमेंट उसको इमीडिएटली कर देंगे बाय वरुण's कैपिटल। क्योंकि क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन थी, आपको ये बिल्कुल नहीं घबराना है कि पैसे तो हैं नहीं और हम पे कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इमीडिएटली बता रहा ए लोन इज टू बी टेकन फ्रॉम बैंक। तो इस केस में हम 49,000 का लोन लेंगे। हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 49,000, और अब बैलेंस शीट में वरुण का लोन नहीं आएगा, बैंक लोन आ जाएगा 49,000 का। इमीडिएटली पे हो गया वरुण को। ऑब्वियसली ये एंट्री पहले होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मिली आपको कहा गया कि वरुण कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्लोज बाय पेइंग हिम इमीडिएटली। तो आप पहले उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये एंट्री तो होनी है कि वरुण को पे करना है। अब आप क्वेश्चन में ही आगे देखेंगे कि ये पैसा कहां से आया है। तो केस ए था ए लोन इज टू बी टेकन। अब अपने आप ही अपने दिमाग पे जोर डालिए, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है कि अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोन इज टू बी टेकन, सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट का मतलब क्या है, जितनी जरूरत है उतना लोन ले लीजिए।
तो हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है 5000 और हमें देना कितना है 49,000। तो व्हाट इज सफिशिएंट इन दैट केस? ऐसे क्वेश्चन में हम 49,000 का लोन नहीं लेंगे, कितने का लोन लेंगे 44,000 का। मीन्स कि जो हमारे पास कैश या बैंक का बैलेंस पड़ा हुआ है उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया जाएगा और उसके बाद जितना और पैसा चाहिए उतने अमाउंट का लोन ले लेंगे। ये 49,000 से पे होगा, लेकिन यहां पे अब लोन कितना आएगा 44,000 का। एंड ऑब्वियसली बैलेंस शीट में भी लोन कितने का दिखाया जाएगा 44,000 का। बैंक से हम 44,000 का लोन लेंगे। अब तीसरा केस अपना दिमाग खुद लगाइए कि वो ये कहता है अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोन इज टू बी टेकन फ्रॉम बैंक in such a manner to leave a balance of 3,000 in cash और बैंक अकाउंट। वो ये कहता है कि मुझे इतना लोन लेना है कि उसको पे करने के बाद मेरे पास एक 3,000 रुपये या कोई भी एक्स अमाउंट बच भी जाए। तो वो ये चाहता है कि ये 5,000 रुपये मेरे पास हैं, 49,000 पे करने के बाद मेरे पास इसका बैलेंस 3,000 भी हो जाए। यानी कि वो 52,000 रुपीज चाहता है, जबकि उसके पास है कितने 5,000। तो वो कितने का लोन लेगा 47,000 का। 5,000 उसके पास थे, 49 पे करना है, तो 44,000 तो वरुण को देने के लिए ही चाहिए, प्लस 3,000 का वो अपने बिजनेस के लिए बैलेंस भी रखना चाहता है। तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन कितनी हो जाएगी 47,000। इधर का टोटल 52,000, तो यहां पे 47,000 का अगर हम लोन ले लेंगे तो ये 52 और बैंक यहां पे 47,000 का लोन दिखा दिया जाएगा। फिर से तीनों केसेस को रिपीट करते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया मैं सारी बातों को रिपीट करता हूं। नंबर 1, अगर सफिशिएंट कैश बैलेंस है तो हमें रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएटली पे कर देना चाहिए। अगर सफिशिएंट कैश बैलेंस है तो अक्सर क्वेश्चन में लिखा हुआ ही मिल जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इमीडिएटली, क्योंकि इतना कैश हमारे पास है और शायद वो कैश इसीलिए फर्म ने अरेंज किया होगा कि हम रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दें। लेकिन अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं। तो बैंक से लोन लेने के लिए 3 तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि a loan is to be taken from bank, दैट सिंपली मीन कि हमें जितना पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना है उतना लोन ले लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि सफिशिएंट बैलेंस ऑफ लोन इज टू बी टेकन, देन हमारे पास 5,000 रुपये पड़े थे और हमने 49,000 पे करना है, तो हमें 44,000 के लोन की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर वो कहता है कि sufficient amount of loan is to be taken in such a manner to leave a balance in bank account, वो बैलेंस कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी एग्जांपल लिया 3,000, तो मैंने ये कहा 5,000 में से 3,000 तो बचा कर ही रखने हैं, यानी कि कितने पैसे अवेलेबल है वरुण को देने के लिए 2,000, वेयर एज द टोटल अमाउंट पेबल टू वरुण इज 49,000। तो हमें कितना लोन लेना पड़ेगा 47,000 का। इसकी खुद एक प्रैक्टिस कीजिए। मैं कहता हूं कि बैंक में 5,000 रुपये पड़े हैं, वरुण इज टू बी पेड इमीडिएटली इन सच ए मैनर टू लीव ए बैलेंस ऑफ 10,000 इन बैंक अकाउंट। अब बताइए कितने लोन की जरूरत पड़ेगी। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि बैंक अकाउंट में 5,000 का बैलेंस पड़ा है, लेकिन फर्म ये चाहती है कि वरुण को इमीडिएटली पे भी कर दिया जाए और बैंक में 10,000 का बैलेंस भी बच जाए। तो कितना लोन हमें बैंक से लेना पड़ेगा सोचिए। 54,000 इज द आंसर। अगर आप सोच पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए हमें ना केवल 49,000 रुपीज उसको पे करने के लिए चाहिए, बल्कि 5,000 का जो बैलेंस है उसको हम 10,000 का करना चाहते हैं। मीन 5,000 रुपीज हम अपने लिए और लेना चाहते हैं। तो टोटल 49 प्लस 5,000 54,000। इसको इस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि 49,000 रुपीज मैंने पे करने हैं, 5,000 हैं, 49,000 हमें पे करने हैं
और हमारे पास 10,000 का बैलेंस भी होना चाहिए। तो इधर का टोटल 59,000 है। दैट मीन कि हमें 54,000 और लोन लेना पड़ेगा। कई बार इन क्वेश्चंस में ये भी लिखा होता है लोन इज टू बी टेकन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फर्नीचर या अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। माइंडेड कि इन वर्ड से इस कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी देने या ना देने से लोन की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन एक लायबिलिटी है, जो भी सिक्योरिटी उस लोन के अगेंस्ट दी गई है वो हमारी एसेट ही है। उस एसेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा अनलेस हम लोन जब नहीं पे कर पाएंगे तो हमने बैंक को ये राइट दिया है कि अगर हम लोन नहीं पे करते हैं तो आप हमारी इस एसेट को बेचकर अपने लोन का पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसे केस में जब हम बैलेंस शीट में लोन लिखें तो उसके साथ हमें ये नोट दे देना चाहिए कि सिक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी या सिक्योर्ड बाय फर्नीचर, जो भी क्वेश्चन में कहा गया हो। माइंडेड कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी जितने की भी है वो ऐसे का ऐसे ही एसेट में शो होगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर हम उसको एज ए सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं। ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। नाउ अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सफिशिएंट कैश था तो हमने पे कर दिया। अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश नहीं था तो हमने पार्टनर से लोन ले लिया। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर पार्टनर विलिंग नहीं है लोन देने में तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं या किसी भी थर्ड पर्सन से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। तो वहां 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे। नंबर 1 की टोटल अमाउंट लोन लेना है, नंबर 2 सफिशिएंट अमाउंट लोन लेना है, और नंबर 3 सफिशिएंट अमाउंट लोन इस तरीके से लेना है कि कोई एक्स बैलेंस हमारे कैश अकाउंट में बच भी जाए। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक रिटायरिंग पार्टनर कह रहा है कि मेरे पैसे तो अभी दीजिए, लेकिन बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कह रहा है कि मैं तो अपना पैसा लेके ही जाऊंगा। अब हमारे सामने मजबूरी ये हो जाती है कि या तो हम अपनी एसेट्स को बेचकर उसको इमीडिएटली पे करें, जो कि किसी भी तरीके से बिजनेस के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि बिजनेस में जो एसेट्स लगी हुई हैं उन एसेट्स की वजह से बिजनेस अपना काम चला रहा है। अगर हम उनमें से कोई एसेट यूजफुल नहीं है बेच देते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम कोई यूजफुल एसेट बेचते हैं तो बिजनेस में नुकसान होगा, बिजनेस बंद हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर वो ये चाहता है कि उसको तो इमीडिएटली पे करें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाती है कि रिमेनिंग पार्टनर कैश लेकर आए। अब यहां पर 2 चीजें होंगी। नंबर 1 कि वो कितना कैश लेके आए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था लोन में कि कितना लोन लें, 49,000 का लोन लें जो कि उसको पे करना है, या 44,000 का लोन लें जो कि कैश बैलेंस के बाद रिक्वायर्ड है, या कोई और अमाउंट का लोन लें। यहां पर भी पहला क्वेश्चन ये होगा कि वरुण जा रहा है तो गगन और रोहित कितने पैसे लेके आए अगर उसको इमीडिएटली पे करना है। तो ये बिल्कुल सेम है। अगर लिखा है कि गगन एंड रोहित विल ब्रिंग कैश तो 49,000 लाएंगे। अगर लिखा है गगन एंड रोहित विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश तो वो 44,000 लाएंगे, 5,000 तो पड़े हुए हैं। अगर वो कहता है गगन एंड रोहित विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू लीव अ बैलेंस ऑफ 3,000 तो वो 49,000 उसको देना था, लेकिन 2,000 रुपये वो पुराने कैश से यूज कर सकते हैं क्योंकि 5,000 में से 3,000 वो बचाना चाहते हैं, तो वो 47,000 लाएंगे। पहला सवाल तो ये है कि दोनों कितना पैसा लेके आएंगे। यहां तक बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इससे अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सीखने वाली चीज है और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट में, और इसको सीखते ही रिटायरमेंट की डिस्कशंस खत्म हो जाएंगी। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये एक किस्म की कैपिटल एडजस्टमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये कहेगा
कि वरुण को इमीडिएटली पे कर दीजिए, गगन एंड रोहित सफिशिएंट कैश लाएंगे या एंटायर कैश लाएंगे इन सच अ मैनर दैट कि जितना जितना पैसा वो लाएं अल्टीमेटली उनके कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो जाएं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से हो जाएं। ये किस तरीके से करेंगे, ये सीखना मेन हमारा रिटायरमेंट और एडमिशन का जो मेन डिफरेंस है, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ऑब्वियसली जो चीज इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड में भी उसको पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। यस, देखिए इसमें भी वही 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सारा पैसा ला रहे हैं, सफिशिएंट ला रहे हैं, या सफिशिएंट इन सच अ मैनर टू लीव ए कैश बैलेंस। तो एक एक करके इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं और ये बहुत ही कंसंट्रेशन से आपने समझना है, और क्योंकि इसके बाद रिटायरमेंट की सारी बातें पूरी हो जाएंगी। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने उसी एग्जाम्पल को जो मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि न्यू पार्टनर कहता है मुझे तो इमीडिएटली पे कर दीजिए। आगे बाद में पढ़ेंगे कि लोन लेंगे या वो लेके आएंगे या सब, उसको तो इमीडिएटली पे कर ही दीजिए। 57,000 49,000 उसको पे कर दीजिए टू कैश या बैंक बाय वरुण। आपने 49,000 की पेमेंट दिखा दी, हमारे पास 26,000 है। अब क्वेश्चन कहता है कि वो सारा कैश सफिशिएंट इमीडिएटली एंड सफिशिएंट कैश इज नॉट अवेलेबल, रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग द अमाउंट। रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग द अमाउंट टू पे रिटायरिंग पार्टनर, मीन्स रिमेनिंग पार्टनर 49,000 लाएंगे। आप ये तो पता लग गया 49,000 लाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि इसमें से गगन कितना लाएगा, क्योंकि हमारी एंट्री तो ये होने वाली है कि बैंक अकाउंट डेबिट 49,000, इसमें से कुछ गगन ने लाना है और कुछ रोहित ने, टोटल 49,000 आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि कितना कितना लाएंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना भी लाएंगे वो उससे उनकी कैपिटल एडजस्ट हो जानी चाहिए। जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2:1 और ये चला गया और इसके बाद इनकी रेशो 2:1 है। तो क्वेश्चन ये चाहता है कि ये इतना इतना पैसा लेकर आए कि नए बिजनेस में इनकी कैपिटल 2:1 में हो जाए। तो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट कितने तरीके से आ सकती है और उसको किस तरीके से करते हैं, इसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। रिकॉल करते हैं एडमिशन के समय हम कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते थे। हम करते थे रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल। अब हमें किस किस की कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, सिर्फ गगन की और रोहित की, गगन एंड रोहित की, क्योंकि वरुण ही इज नो मोर आवर पार्टनर। मोर ओवर हमने तो उसकी पेमेंट भी दिखा दी अपने क्वेश्चन में, वो तो पैसे लेके घर जा चुका है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट किसकी करनी है, गगन एंड रोहित की। तो चलिए देखते हैं गगन का कितना बैलेंस है। क्रेडिट साइड में 44,000 रुपीज एंड डेबिट साइड में गगन की एक्चुअल कैपिटल आज 31,334 है और अबाउट रोहित क्रेडिट साइड का टोटल 32,000 है और डेबिट साइड का टोटल 25,666 है।
वहां हम रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे निकालते थे? हम कहते थे न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है और वो कितनी कैपिटल आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल सी इज ज्वाइनिंग देम फॉर 1/5 शेयर पेइंग 30,000 एज कैपिटल. तो हम यहां पे लिखते थे 30,000 का इंटू 5/1 रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर और कह देते थे कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,50,000 है. अब रिटायरमेंट में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको बेस नहीं बनाया जा सकता, वो तो चला गया. अब इसमें कितने तरीके के क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट में आते हैं? ये एडमिशन से आसान है क्योंकि यहां पर या तो टोटल कैपिटल गिवन ही होगी कि दे डिसाइडेड कि नई फॉर्म में उनकी कैपिटल 90,000 होगी, तो सिंपली 90,000 को वो 2:1 में बांट लेंगे. तो 90,000 कैपिटल होगी तो 2:1 में बांटेंगे तो 60,000 एंड 30,000. तो डिफरेंस जिसका भी कम है वो ले आएगा और जिसका भी ज्यादा है वो ले जाएगा. इस केस में दोनों का ही कम है तो दोनों ही पैसा ले आएंगे. दूसरे टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के भी हो सकते हैं कि वो कहता है न्यू, उन्होंने रिक्वायर्ड टोटल कैपिटल नहीं दी, ये नहीं दी है. वो कहता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो सिंपली इन दोनों की कैपिटल का टोटल करेंगे और इसी को ही टोटल फॉर्म की न्यू कैपिटल मानते हुए न्यू रेशियो में बांट देंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे. जिसके कम है वो ले आएगा और जिसके ज्यादा है वो ले जाएगा. लेकिन अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट कैपिटल एडजस्टमेंट है जिसमें यह लिखा जाता है कि रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएटली पे करिए और वो पैसा ये दोनों लाएंगे इन सच अ मैनर कि इनके कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो जाए. तो उनके स्टेप्स को हम अच्छी तरीके से समझते हैं. पहला केस हम ले रहे हैं कि जब इनकी ये एक्चुअल कैपिटल आ गई और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दे विल ब्रिंग द अमाउंट, तो ये 49,000 लाने वाले हैं. आप इसमें 49,000 ऐड कर लेंगे. ऐसा इसलिए किया कि देखिए चाहे गगन लाएगा या रोहित लाएगा, अल्टीमेटली वो कैपिटल आकर कैपिटल में जुड़ जाएगी. तो नए बिजनेस में इनका टोटल कैपिटल कितना रहने वाला है? स्टेप क्या है? सबसे पहले आज की इनकी एक्चुअल कैपिटल्स को फाइंड कीजिए. कैसे होती है एक्चुअल कैपिटल? इट इज सिंपली द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट like revaluation, accumulated profit losses और goodwill distribution. इन सब को करने के बाद जो उनका कैपिटल बैलेंस आ रहा है वो कहलाएगा इनका एक्चुअल कैपिटल. उसके बाद जितना पैसा ये लाने वाले हैं, मैं फिर से याद दिला दूं, मैंने कहा 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे. एक में ये टोटल पैसा लाएंगे. हम पहला केस ले रहे हैं कि जितना पैसा हमने वरुण को देना है 49,000, ये सारा पैसा लाएंगे तो 49,000 ऐड कर लीजिए. अब 1,06,000 इनकी टोटल कैपिटल हो गई. ये रिक्वायर्ड है इनको, तो इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल इनकी हो गई हैं गगन और रोहित की. अभी अभी हमने निकाला कि इनकी एक्चुअल कैपिटल हैं 31,334 एंड 25,666. 57,000 ऑलरेडी इनके कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ है और 49,000 ये लाने वाले हैं. तो इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल 1,06,000 है जिसको हमें 2:1 की रेशियो में बांटना है. तो इसका 1/3 पहले निकालते हैं. इतनी कैपिटल इसकी रिक्वायर्ड है और इससे डबल. एक बार टोटल करके जरूर देखना चाहिए. बिल्कुल ठीक है जी. अब हमें अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा कि इस आदमी को इतने पैसे लाने चाहिए और इस आदमी को इतने पैसे लाने चाहिए और हमें इसको टोटल भी करके देखना है.
क्योंकि ये टोटल इसके इक्वल ही होना चाहिए। सारी चीजों को रिकॉल करते हैं। हमने ये कहा कि उसको इमीडिएटली पे करना है, तो जो भी उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो हमने पे कर दिया। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि उनको इस तरीके से कैश लाना है कि उनकी कैपिटल अकाउंट उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। तो हमने क्या स्टेप किए? सबसे पहले हमने गगन और रोहित की एक्चुअल कैपिटल निकाली। एक्चुअल कैपिटल क्या थी? उनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। फिर वो जितना पैसा लाने वाले हैं उसको जोड़ लिया। इस टोटल को फर्म की टोटल कैपिटल मानते हुए हमने जब न्यू रेशियो में इनको बांटा, जो कि 2:1 थी, तो हमें अपने आप पता लग गया 49,000 में से गगन को कितना लाना है और रोहित को कितना। और हम इसकी जब एंट्री पास करेंगे 39333 एंड 9337, तो ऑब्वियसली इसकी पोस्टिंग कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि इनके क्रेडिट में बाय कैश 39333 एंड 93337, और यहाँ पे 2 गगन्स कैपिटल एंड 2 रोहित्स कैपिटल 39333 एंड 9337। एंड ऑब्वियसली अब अगर गगन और रोहित के बैलेंसेस निकाले जाएंगे तो वो जरूर रिक्वायर्ड बैलेंसेस के इक्वल होंगे। इतने बैलेंसेस उनकी कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे और हम उनको क्लोज करके नई बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। अब देखिए, अगर सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन अब क्या लिखा है? रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग अ सफिशिएंट अमाउंट। सफिशिएंट अमाउंट लाएंगे। देखिए, देना 49,000 है, टू बैंक 49 ही आएगा। यहां पर बाय वरुण कैपिटल 49 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब वो 49,000 नहीं लाएंगे। अब वो क्या लाने वाले हैं? अब वो लाने वाले हैं 49,000 माइनस 26,000, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा दे विल ब्रिंग सफिशिएंट अमाउंट। सारे स्टेप वही रहेंगे, लेकिन अब जो ऐड होगा वो 49,000 ऐड नहीं होगा। 49,000 माइनस 26,000, दैट इज 23,000 रुपीज ऐड होगा। लेट अस चेक। रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल, गगन एंड रोहित, जो कि अभी हमने निकाली थी इनकी कैपिटल। अभी हमने जब पहला पार्ट किया था तो इनकी कैपिटल 31,334 एंड 25,666, टोटल 57,000। ये स्टेप तो हमें करना ही करना है। हमें 49,000 पे करना है और इनकी एक्चुअल कैपिटल लिखनी है। पहले केस में हमने इसमें 49,000 जोड़े थे। क्यों जोड़े थे? कि जितना पैसा हमने वरुण को देना है वो सारा पैसा रिमेनिंग पार्टनर लाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि सफिशिएंट लाएंगे। तो देखिए 26,000 तो हमारे पास पड़े हुए हैं, चाहिए 49,000, तो 23,000 की और जरूरत है। तो इस केस में इसमें 23,000 जोड़े जाएंगे, तो टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल 80,000 की हो जाएगी। इस 80,000 को उनकी न्यू रेशो में बांटते ही हमें पता लग जाएगा कि गगन को कितने पैसे लाने हैं और रोहित को, क्योंकि उनका टोटल अभी करके देखते हैं, उनका टोटल 23,000 ही होना चाहिए। क्योंकि हमने ऐड 23,000 किया तो 23 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं 80,000 का 1/3, 26,667 इसकी, और टोटल करके देख लिया। हाँ जी, इतनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। मैं सही माइनस करने के लिए इसको 4 कर रहा हूं, इसको 6 कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये बंदा 22,000 लाएगा और ये 1,000 लाएगा।
तो टोटल 23,000 देखिए बिल्कुल सेम है, 23,000 ये ले आएंगे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गगन्स कैपिटल अकाउंट 23,000 एंड टू रोहित कैपिटल अकाउंट 1,000। इनके क्रेडिट में बाय बैंक 23,000 एंड 1,000 लिख दिया जाएगा। और अब अगर हम बैलेंस निकालेंगे तो यही बैलेंस इनकी कैपिटल अकाउंट में आने चाहिए जो कि रिक्वायर्ड थे। अब अपनी कॉमन सेंस से आप बता दीजिए कि अगर क्वेश्चन ये कहता है कि मुझे तो 5,000 का बैलेंस भी रखना है, 5,000 का बैलेंस भी रखना है, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। देखिए हमारे पास 26,000 हैं, हमने 49 देने हैं, तो 23,000 तो हमें चाहिए चाहिए, अभी हमने देखा। अब अगर क्वेश्चन कहे कि नहीं जी मुझे तो 10,000 का बैलेंस भी रखना है, तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 33,000। तो उस केस में हम एक्चुअल कैपिटल्स में कितना पैसा जोड़ेंगे, ये तो इनकी एक्चुअल कैपिटल्स हैं, गगन एंड रोहित की ये एक्चुअल कैपिटल हैं, इसका टोटल 57,000 है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि नहीं भैया मुझे 23 नहीं 10,000 और चाहिए, तो टोटल अमाउंट इसमें जोड़ा जाएगा 33,000, 90,000 टोटल कैपिटल हो जाएगी। दैट मीन रिक्वायर्ड कैपिटल 60 एंड 30 हो जाएंगे, और इसका मतलब ये होगा इतने पैसे ये लाएगा, इतने पैसे ये लाएगा, और टोटल 33,000 यानी कि सेम अमाउंट बिजनेस में आ जाएगा। ये था हमारा मेन टेक्निकल काम, इसलिए मैं इसको सारा दोबारा से एक बार रिपीट करके आपको बताता हूं। देखिए हमने आज सीखा कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करना है। सबसे पहले हमने सीखा कि अगर सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो पैसे दीजिए, उसको घर भेजिए। दूसरा हमने सीखा कि अगर सफिशिएंट कैश नहीं है, हम उसका सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 49,000 बैलेंस है, 9,000 इमीडिएटली पे कर दीजिए और 40,000 लोन में ट्रांसफर कर लीजिए। तो ऐसे केस में आप पहले 9,000 रुपीज पे करने की एंट्री करेंगे, दैट इज वरुण कैपिटल टू बैंक, और फिर वरुण कैपिटल टू वरुण लोन 40,000 का नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। फिर हमने देखा कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बैंक से लोन ले लीजिए, तो वहां 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि सारा पैसा लोन लीजिए, सफिशिएंट अमाउंट लोन लीजिए, एंड सफिशिएंट अमाउंट विद लीविंग अ कैश बैलेंस, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी, ये बेसिकली एक टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट है, जहां आसान कैपिटल एडजस्टमेंट आती है जिसमें टोटल कैपिटल दे दी जाए, फिर तो बिल्कुल एडमिशन वाला ही कंसेप्ट रिवाइज करना है कि रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल करनी है। टोटल कैपिटल आपके पास है, न्यू रेशियो में बांटिए और एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर कर दीजिए, जिसका कम है वो ले आएगा, जिसका ज्यादा है वो ले जाएगा। लेकिन जब वो ये कहता है कि टोटल कैपिटल भी आप खुद निकालिए, ये वाले क्वेश्चन कि जिसमें वो कहता है कि रिटायरिंग पार्टनर को तो इमीडिएटली पे करना है, और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो सारा पैसा लाएंगे, सफिशिएंट लाएंगे या सफिशिएंट अमाउंट लीविंग का कैश बैलेंस लाएंगे। सबसे पहले आपका ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट फाइंड हो गई तो आगे का कंसेप्ट आसान है, बस उसको टोटल करके टोटल कैपिटल आपको मिल गई। लेकिन अगर आपने इस कैलकुलेशन को ही गलत कर दिया कि वो कितना पैसा लाने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ा लॉस हो जाएगा आपका, क्योंकि पूरे 8 नंबर के क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए अच्छे खासे नंबर होते हैं, और ये क्वेश्चन आपका फिर गलत हो जाएगा। तो किस तरीके से देखेंगे, अगर वर्ड लिखे हुए हैं कि Varun is to be paid immediately and the amount is to be brought in by the remaining partner in such a manner that their capital accounts are in their new profit sharing ratio, तो कितना पैसा लाएंगे,
जितना वरुण को देना है, दैट इज 49,000। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 26,000 है और वरुण इज टू बी पेड इमीडिएटली एंड रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश। सफिशिएंट कैश मीन 49,000 पे करने के लिए रिक्वायर्ड है और उसमें से 26,000 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 23,000 लाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में कहें कि इनको कुछ बैलेंस भी रखना है, से 10,000 रखना है, तो 33,000 लाएंगे। अब जितना पैसा ये लाएंगे वो इनकी एक्चुअल कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। इनकी एक्चुअल कैपिटल कैसे निकाली जाएंगी? दैट इज सिंपली देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस। जो उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो है जो कि हम रफ में निकालेंगे, क्योंकि अभी ये फाइनल बैलेंस नहीं है। बैलेंस शीट में जो बैलेंस जाना है उससे पहले हमें इनकी फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री करनी है। ये अभी कुछ और पैसा लाने वाले हैं, उस एंट्री के बाद जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसलिए ये निकालने के बाद हम उसको न्यू रेशो में बांटेंगे तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा पार्टनर कितने पैसे ला रहा है। माइंडेड कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ये 33,000 रुपीज इनको लाने हैं, एक पार्टनर 35 ला रहा है और दूसरा 2,000 ले जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट द टोटल दोनों का जो नेट होगा वो इसके इक्वल ही होना चाहिए जो इनको रिक्वायर्ड है। उस अमाउंट के टोटल ही ये पैसा बिजनेस में लेके आएंगे, चाहे दोनों पार्टनर मिलके लाएं या दोनों का नेट इतना हो। आई होप कि इन बातों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। फाइन, ये तो था हमारी रिटायरमेंट की डिस्कशन। अब मैंने आपसे बताया था कि रिटायरमेंट और डेथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे रिटायरमेंट में भी पार्टनर जाता है और डेथ में भी पार्टनर जाता है। सिर्फ फर्क ये है कि रिटायरमेंट एक प्लान्ड प्रोसेस है कि पहले से पता है कि एक आदमी इस बिजनेस को छोड़ना चाहता है, और नॉर्मली रिटायरमेंट लास्ट डेट जिस दिन फाइनेंशियल अकाउंट बनाए जाते हैं उस दिन होती है कि चलिए इस फाइनेंशियल ईयर तक मैं आपका पार्टनर, नए साल में मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन डेथ तो कभी भी हो सकती है। बैलेंस शीट बनी थी 31 मार्च को, कोई एक पार्टनर 30 जून को मर गया या 31 जुलाई को मर गया या 30 नवंबर को मर गया, मीन्स कि इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर डेथ हो सकती है। तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनको डिस्कस करने के बाद मैं आज के लेक्चर को रेस्ट दूंगा, और इन सब का प्रैक्टिकल हम अगली क्लास में सीखेंगे कि डेथ के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमें उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। लेकिन आज मैं ये जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि रिटायरमेंट एंड डेथ में फर्क क्या है। हम फिर से फर्क देखते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट में। तो हमने देखा एडमिशन और रिटायरमेंट में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, रिवैल्यूएशन, गुडविल का कैलकुलेशन बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल सेम थे। फर्क था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। एक एक्स्ट्रा स्टेप था रिटायरमेंट में कि हम क्लोज कैसे करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। अब अगर हम रिटायरमेंट और डेथ की बात करें तो हमारा पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि डेथ इन बिटवीन द ईयर हो सकती है। तो अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे उनकी बात करने के बाद आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नंबर 1 कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या तो पैसे देके खत्म करते हैं या लोन में ट्रांसफर करते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं कि चलिए 9,000 रुपये अभी दे दीजिए, 40,000 लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन उसका कैपिटल अकाउंट या पैसे देके खत्म होगा या लोन में ट्रांसफर करके खत्म होगा या दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर यही वरुण रिटायर होने की जगह इसकी डेथ हो जाती है तो बड़ा ही कॉमन सेंस है कि एक मरे हुए आदमी को ना तो आप कैश दे सकते हैं और ना ही उसके नाम का लोन रख सकते हैं। तो ये पहला डिफरेंस रहेगा रिटायरमेंट और डेथ में कि हम अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में, जो उसके वली वारिस हैं, जो उसके लीगल ईयर्स हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
पैसा दिया जाएगा तो उनके अकाउंट में दिया जाएगा, लोन रखा जाएगा तो उनके अकाउंट का रखा जाएगा। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है, सिर्फ 3 डिफरेंस हैं छोटे छोटे। दूसरा डिफरेंस है कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को जिस तरीके से जनरल रिजर्व दिया, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट दिए, गुडविल दी, डेथ में भी ये सब कुछ हमें देना है। बिसाइड दीज जितने मंथ तक वो जिंदा रहा है से 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी थी और वो 30 जून को उसकी डेथ हो जाती है। दैट मीन अप्रैल, मई एंड जून 3 महीने तक वो हमारे बिजनेस का पार्टनर था। तो इन 3 महीनों में उसको कुछ बिजनेस ने प्रॉफिट भी तो अर्न किए होंगे, उन प्रॉफिट का शेयर भी मिलना चाहिए। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या मेथड्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तीसरी और लास्ट चीज कि नॉर्मली जब डेथ का क्वेश्चन होता है तो बिसाइड ऑल दीज थिंग जो रिटायरमेंट में होती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इस तरीके की कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं। जैसे वो मान लीजिए वो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है वो हमसे सैलरी भी लेता था, तो ऑब्वियसली उसको उतने मंथ की सैलरी भी मिलनी चाहिए जितने मंथ तक वो हमारा पार्टनर रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको टाइम फैक्टर लगाना होगा कि वो इतने महीने जिंदा रहा इसलिए हम सैलरी 3 महीने की दे रहे हैं, वो इतने महीने जिंदा रहा इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसको 3 महीने का दे रहे हैं। वेयर एज जो चीजें हम रिटायरमेंट में बांटते थे जैसे जनरल रिजर्व का शेयर, गुडविल एटसेट्रा, उसमें हमें कोई भी टाइम फैक्टर नहीं लगाना होगा। इन सारी चीजों की डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से क्लोज करते हैं ये बात आपने ध्यान से समझी। अब इसकी आप प्रैक्टिस करें और तभी आप डेथ अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से एडमिशन इज द बेस, एडमिशन बेस है रिटायरमेंट के लिए, इसी तरीके से रिटायरमेंट बेस का काम करेगा डेथ के लिए। आई होप कि इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इनकी प्रैक्टिस की जरूरत भी आपने समझ ली है। अगला लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप अच्छी तरीके से रिटायरमेंट की प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।